गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री में पढ़ेंगे गौर वंश या गौरी वंश। गौर वंश या गौरी वंश, ठीक है। देखो, ये उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान के गौर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए क्या कहलाए? गौरी या गौरीय कहलाए। और भारत में इनके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर राज्य स्थापित करना। क्या करना था? राज्य स्थापित करना था। जबकि हमने कल देखा था महमूद गजनवी का उद्देश्य था यहाँ से धन व हाथी प्राप्त करना, जबकि इसका उद्देश्य था भारत में राज्य स्थापित करना, ठीक है। ये पहले गजनी के अधीन आते थे। जो गजनी में जो महमूद गजनवी और उसके वंशज हुए, उनके ये अधीन आते थे, ठीक है। इनमें पहला है गयासुद्दीन गोरी। गयासुद्दीन गोरी, इसने क्या किया? गजनी को जीता और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन गोरी को गजनी का राज्य सौंप दिया। किसको? शिहाबुद्दीन गोरी को, जिसको मोहम्मद गोरी भी हम कहते हैं, उसे गजनी का राज्य सौंप देता है। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये काफी महत्वाकांक्षी शासक था और इसको पता था कि भारत में जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, उस पर हम आसानी से अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सन 1175 ईस्वी में सबसे पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पे जो ये यामिनी वंश, गजनवी वंश का जो शासक था, उसको इसने पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। खुसरो था, उसको पराजित किया और अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है ये खुसरो शाह, ठीक है। इसके बाद ये आता है 1178 ईस्वी में। कहां पर? गुजरात। 1178 ईस्वी में आता है गुजरात, ठीक है। अब देखो, गुजरात में इस समय चालुक्यों का राज्य था। किनका था? चालुक्यों का राज्य था और भीम सेकंड यहां पर राजा था, लेकिन वह छोटा अल्पायु का बालक था। इसलिए जो राजकाज था वो सारा कौन देख रहा था? उसकी मां नायिका देवी। कौन देख रहा था? नायिका देवी। अतः मोहम्मद गौरी और इस नायिका देवी के बीच में जो युद्ध हुआ वह कहलाता है आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध? आबू का युद्ध, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आबू का युद्ध, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मोहम्मद गौरी या तो तराइन के पहले युद्ध में हारा था या फिर इस आबू के युद्ध में हारा था। क्वेश्चन ये घुमा के पूछते हैं कॉम्पिटिशनों में कि मोहम्मद गौरी की पहले पराजय भारत में कौन सी थी? और पहला ऑप्शन आता है उसमें तराइन का प्रथम युद्ध, और बीच में 2 ऑप्शन और आ जाएंगे, और लास्ट में आता है आबू का युद्ध। और हम सीधा क्या करते हैं? गलती सबसे बड़ी यही करते बगैर पढ़े, तराइन का पहला युद्ध। जबकि पहला ही बार वो कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? आबू के युद्ध में चालुक्यों के खिलाफ उसने लड़ा था, जिसमें नायिका देवी ने इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसके बाद उसको पता था कि अब मैं सीधा गुजरात पे तो आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे किधर ध्यान देना है? पंजाब पर। कहां देना है? पंजाब पर। इसलिए अब वो पंजाब की तरफ आता है 1180 में। 1180 में। अब देखो, पंजाब में क्या था? ये गजनवी वंश का ही शासक था। पंजाब के अंदर गजनवी वंश का ही शासक था और यहां पर भी खुसरो शाह, जो मुल्तान वाला है ना, वो ये खुसरो शाह, ये हालांकि था तो कमजोर,
लेकिन क्योंकि इसकी जड़ें काफी मजबूती से जमा दी गई थी, किसने? महमूद गजनवी ने यहां पर इस राज की, इसलिए 1180 से 1186 लगभग इस मोहम्मद गौरी को 60 साल लग गए पंजाब को जीतने में। और एक दिन धोखे से इसने खुसरो शाह को बुलाया और उसको कैद कर लिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब उसके नियंत्रण में मुल्तान आ गया और पंजाब आ गया। ठीक है, अब क्या होता है 1186 में सियालकोट, 1186 में जो सियालकोट है अपने बॉर्डर पे, उसके अधिकार को लेकर के अजमेर के चौहान थे पृथ्वीराज चौहान, उसके बीच और मोहम्मद गौरी के बीच विवाद खड़ा हो गया और गौरी ने सियालकोट पे अधिकार कर लिया 1186 में। ठीक है, अब सियालकोट पे अधिकार किया ही किया उसने, उसके बाद उसने बठिंडा के ऊपर भी अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के ऊपर भी अधिकार कर लिया। बठिंडा तक पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं फैली हुई थी और इधर पृथ्वीराज चौहान भी महत्वाकांक्षी शासक, इसलिए अब कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए बठिंडा के प्रश्न को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच विवाद खड़ा हो गया। और 1191 ईस्वी में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ उसके अंदर मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था गोविंदराज, उसने मोहम्मद गौरी का जबड़ा तोड़ दिया। किसने? गोविंदराज ने। उस समय दिल्ली पे था गोविंदराज, क्योंकि दिल्ली भी पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आती थी और उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और जैसे अपने शिविर में आता है अपने पूरे सेना नायकों को लाइन में लगवा देता है और केवल खिलजी सेना नायक थे उनको छोड़ करके मोहम्मद गौरी अपने सभी सेना नायकों को दंड देता है कि आपने युद्ध में अच्छा काम नहीं किया, अगर ये खिलजी सेना नायक नहीं होते तो आज मेरा तो इंतकाल हो जाता। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी क्योंकि महत्वाकांक्षी शासक था, साल भर तक बिल्कुल न्यूट्रल रहता है और युद्ध की तैयारी करता है। इधर पृथ्वीराज चौहान जो ऐतिहासिक कहानी है संयोगिता की, उसके चक्कर में पड़ जाता है। ये बठिंडा था, उसका तबर हिंद नाम था उस समय। क्या नाम था? तबर हिंद। नहीं, सरहिंद अलग है, सरहिंद अलग है। नहीं, सरहिंद अलग है। नहीं, तबर हिंद नाम है उसका, सरहिंद तो अलग चीज है। ठीक है, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हार गया और साल भर तक वो तैयारी करता है। अब 1192 ईस्वी आ गई। अब देखो क्या होता है, 1191 और 92 के बीच के दौरान पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज में है राजा जयचंद्र। कौन है? राजा जयचंद्र। इसकी राजा उपाधि थी, इसलिए इसके नाम में राजा लगाना पड़ता है। राजा जयचंद्र गहड़वाल, राजा जयचंद्र गहड़वाल। ठीक है, ये वैसे तो दोनों आपस में संबंधित थे, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र गहड़वाल, लेकिन दिल्ली के प्रश्न को लेकर के दोनों के बीच में तनाव था और रही सही कसर पूरी करती संयोगिता के विवाद ने, क्योंकि संयोगिता इसकी लड़की थी। ठीक है, तो अब जयचंद्र चाहता था कि जैसे तैसे भी हो पृथ्वीराज चौहान का नाश हो। और वो महमूद गौरी के पास जाता है और उसे संदेश भिजवाता है, कहता है कि आप बेझिझक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करो, हमारे से जो हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। पृथ्वीराज चौहान तो यही तो चाहता था कि कोई तो कम से कम यहाँ पे कमी निकले, कोई तो टूटे भारत के उत्तरी भारत के राज्यों में से, और सबसे पहले टूटा तो कौन? जयचंद्र गहड़वाल। ये किसके पक्ष में चला गया? गौरी के पक्ष में। हालांकि इसने डायरेक्टली युद्ध में भाग तो नहीं लिया, लेकिन अगर शत्रु प्रदेश में आकर कोई दूसरा वहां का रहने वाला दूसरा राजा अगर इतनी बात कह दे तो हौसला काफी बढ़ जाता है।
इसलिए 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अब इसमें देखो क्या हुआ, इन्होंने अपनी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाओं को चारों तरफ दिग्विजय के लिए भेज रखा था, तो और कॉन्फिडेंस में हो गया पृथ्वीराज चौहान कि मैंने पहले भी इसको हराया है और अब और हरा दूंगा। तो इसकी पूरी सेना भी नहीं आई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। और गौरी ने क्या किया, अपना शिविर किसी पहाड़ी के ऊपर लगाया और पृथ्वीराज चौहान ने नीचे लगा लिया। अब गौरी समझता था कि डायरेक्टली अगर मैं अटैक करूंगा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तो मैं हार जाऊंगा। तो जैसे ही शाम हुई, गौरी संदेश भिजवाता है कि सॉरी सर, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और मसाले जलवाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे, जो गुप्तचर थे, वो देखते हैं कि वो वाकई में चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बैल थे, बैलों की सींगों के वो मसाले थी वो बांध दी और खुद तो रुक गए और बैलों को आगे भेज दिया। अब दूर से वो यूं उनको नजर आया कि उसकी सेना ही जा रही है, और वो आराम से बिल्कुल उस दिन लड़ाई की पहली वाली रात, कहाँ तो दूसरे दिन लड़ने वाले थे, कहाँ जब शत्रु घेरा उठा के चला गया तो बिल्कुल खुशी से खूब तो जम के खाया, खूब जम के पिए और सुबह तक खा पी के सो गए। और तड़के का मतलब होता है प्रातः 4 से 5, तड़के ही जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो नित्य क्रियाओं में व्यस्त होने लगे, तभी मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर धोखे से अटैक कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। और उसका कुछ इतिहासकार तो कहते हैं उसको वहीं पे मार दिया था, कुछ कहते हैं उसने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी पकड़कर ले गया और अपने प्रदेश गजनी ले गया, जहां पर उसको कैद में रख दिया। और जो एक पृथ्वीराज रासो किताब है चंद्रप्रदाई की, उसमें भी लिखा है कि उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को वह गिरफ्तार करके ले जाता है, साथ में चंद्रप्रदाई भी था और वहां पे वो ले जाता है। और एक कहावत प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान की उसने आंखें फोड़ दी। अब पृथ्वीराज चौहान और ये चंद्रप्रदाई इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इसको महमूद गजनवी को, इसको महमूद गौरी को मार दे। तो ये चंद्रप्रदाई कहता है कि महाराज, हमारे जो राजा साहब है वो आवाज पे भी तीर मार देते हैं, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी उसकी परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए उसने एक खुला दरबार का आयोजन किया गया, ऊपर खुद बैठ गया और चंद्रप्रदाई उसके साथ था पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रप्रदाई विद्वान था, चारण जाति का था, और चारण लोग तो वैसे भी ज्यादा विद्वान होते हैं, इसलिए उसने एक दोहा पढ़ा कि 4 बास 8 हाथ अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा गौरी मत चुके चौहान, ऐसे करके उसने मतलब उसका एक आइडिया बता दिया। इतना बोलते ही ये मोहम्मद गौरी था, वो ठहाका लगाता है और वो तीर चला देता है, मोहम्मद गौरी भी मारा जाता है, ठीक है। और क्या नाम है, चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खंजर मार के खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ये तो क्या है, एक अलग अलग विद्वानों की राय है, ठीक है। लेकिन जो बाद की जो सिक्के मिलते हैं उनके अनुसार तो लगता है कि पृथ्वीराज चौहान बाद में भी राज्य नजर करता हुआ नजर आता है, या उसका लड़का जो सेनापति था गोविंदराज वो है, ठीक है। अब आता है 1194 चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। अब देखो क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज के राजा के साथ। किसके साथ? कन्नौज के राजा के साथ। अब ये पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद्र गढ़वाल को कहता है कि तू खुद के धर्म के राजा का नहीं हुआ, तेरा सगा संबंधी था उसका नहीं हुआ, तो तेरे से मैं क्या उम्मीद रखूं कि तू मेरे प्रति कितना जिम्मेदार रहेगा। इसलिए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है राजा जयचंद्र गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसके अंदर जयचंद्र की पराजय होती है, ठीक है, और उसको मार देते हैं। उसके बाद आता है 1195 ईस्वी में बयाना। और इस समय बयाना में राज्य था जादव भट्टी इनकी गोत्र है, और ये थे यादव वंश के थे। जादव भट्टी गोत्र है और ये यादव वंश के थे। और यहां पे राजा था कुमारपाल यादव, जिन्होंने करौली में अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है।
कुमारपाल, इनके साथ इनका युद्ध होता है। कुमारपाल ने क्या किया, गौरी के खिलाफ तिमनगढ़ जो भरतपुर है उसके किले को बेस बनाया और गौरी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर ये असफल रहा और कुमारपाल भी हार गया। ठीक है, इस प्रकार मुल्तान, पंजाब और अजमेर, बयाना, कन्नौज के ऊपर वह अधिकार कर लेता है। अब उसका ध्यान जाता है बंगाल की तरफ। कहाँ? बंगाल की तरफ, जहां पर लक्ष्मण सेन सेन वंश का जो है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने, इसका सेनापति था, और ये जरूर पूछते हैं बयाना में, बयाना विजय के बाद इसने ये बहाउद्दीन तुगरिल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहाउद्दीन तुगरिल, बहाउद्दीन तुगरिल को बयाना का गवर्नर बनाया था। इसमें यूं घुमा के पूछते हैं कि कालिंजर ग्वालियर की विजय बहाउद्दीन इसके गौरी के लिए किसने की थी? बहाउद्दीन तुगरिल ने की थी। तो बयाना का गवर्नर किसे बनाया था इसने? बहाउद्दीन तुगरिल को इसने बनाया था। ठीक है, और जो ग्वालियर में जो सुलक्षण पाल था, सुलक्षण पाल, उसको इसने पराजित किया था, बहाउद्दीन तुगरिल। ये पूछते हैं, 2 नंबर में भी पूछते हैं बहाउद्दीन तुगरिल कौन था। तो ये क्या कौन था? गौरी का एक सेनानायक था, जिसे बयाना विजय के बाद वहां का गवर्नर बना दिया था। इसने गौरी के लिए ग्वालियर की विजय की थी और सुलक्षण पाल को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद आता है बंगाल, और बंगाल के अंदर बहाउद्दीन बख्तियार खिलजी, बहाउद्दीन बख्तियार खिलजी। देखो, उस समय के बंगाल का मतलब बंगाल और बिहार दोनों सम्मिलित रूप से। ठीक है, बहाउद्दीन बख्तियार खिलजी, इसको बंगाल विजय के लिए ये भेजता है, और वहां पर लक्ष्मण सेन का राज्य था। अब आपको पता है भारत की प्राचीन काल से ईशान रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के टाइम से है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजा धर्मपाल के समय से है। 8वीं सदी में राजा धर्मपाल हुए थे बंगाल में, पाल वंशी, उसके समय से है। ठीक है, उसने स्थापित करवाया था। इसको धर्मपाल विक्रमशिला भी कहते हैं। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये बहाउद्दीन बख्तियार खिलजी इस्लाम धर्म से था, और इस्लाम में चित्रकला और जो भी ये थी इनके खिलाफत होती है, इसलिए इसने जाते ही सबसे पहले नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया, नष्ट कर दिया, और बंगाल और बिहार के ऊपर राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपना जो अंतिम आक्रमण किया वह किया खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध। ये पंजाब में खोखर जाति रहती है। 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया। अब देखो, खोखरों का इसने दमन तो कर दिया, लेकिन एक खोखर था, खोखर जाति होती है, एक खोखर ने धोखे से इस मोहम्मद गौरी के छुर्रा मार दिया। अब ये जो छुर्रा मारने की घटना है इस मध्यकाल में बहुत ज्यादा होगी। कोई किसके छुर्रा मारेगा, कोई किसी के छुर्रा मारेगा। ठीक है, तो एक खोखर ने, विद्रोही ने मोहम्मद गौरी के धोखे से छुर्रा मार दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इस प्रकार अब ये जब ये मरा मोहम्मद गौरी, तब इसके कोई संतान नहीं थी, इसके कोई तब संतान नहीं थी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। क्योंकि महमूद गजनवी ने हालांकि भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन वह यहाँ पर एक भी बार नहीं रुका। कुछ विद्वान कहते हैं कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ को लूट रहा था, तब जरूर उसके मन में ये प्रश्न आया था कि काश मैं यहाँ पे गुजरात में अपना राज्य स्टेब्लिश कर पाता। ठीक है, लेकिन सत्ता स्थापित किसने की? मोहम्मद गौरी ने, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गौरी के जो सिक्के थे, गौरी के जो सिक्के थे अजमेर में मिले हैं,
उसके ऊपर गौरी की उपाधि है मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम मिलती है सिक्के के एक तरफ, और दूसरी तरफ लक्ष्मी की, जो धन की देवी है, लक्ष्मी का चित्र दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी का चित्र उकेरा गया था। तो हम तो देखते हैं कि मुस्लिम लोग हिंदू देवताओं के बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन ये गौरी एक मात्र ऐसा शासक था जिसके सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी का चित्र उकेरा गया था। अब जब गौरी मरा तो इसके कोई संतान नहीं थी। इसके 3 सेनानायक थे, कुबेचा, यल्दोज और ऐबक। तो इसके मरते ही क्या होता है, इसके जो सेनानायक थे उन्होंने इसके राज्य को आपस में बांट लिया। जो यल्दोज था, नासिरुद्दीन यल्दोज, उसने गजनी का प्रदेश ले लिया, और जो कुबेचा था, इसने सिंध मुल्तान का प्रदेश ले लिया, और जो ऐबक था इसे भारतीय प्रदेश दे दिया गया। जो एक्चुअल में भारतीय प्रदेश भारत है अभी वर्तमान में, वो क्षेत्र इसे दे दिया गया। ठीक है, थैंक यू। कल चलेंगे।